हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे वापस माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था और आज भी कुछ देरी हो रही है, तो उसका कुछ मेरा पर्सनल रीज़न था। और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी तक हमने 3 वीडियो मैंने अपलोड किए। 3 वीडियो में हमने चैप्टर 5 को ही पढ़ा है, यानी अनुकोण प्रतिचित्रण वाले यानी कन्फॉर्मल मैपिंग वाले चैप्टर को ही हमने पढ़ा है। वो भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी भी उसमें कुछ थ्योरम्स रह रही है प्लस कुछ क्वेश्चंस भी बाकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम और किसी और चैप्टर को मतलब किसी और चैप्टर का वीडियो बना ले या किसी और चैप्टर को पढ़ ले, या एक ऑप्शन ये है कि इसी चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करें। तो जो मुझे ये सही लगा कि हमें पूरा इस चैप्टर को तो पूरा कंप्लीट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में भी की थी, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन भी आता है, मिडल वाला भी आता है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे, यदि हम पूरा हर एक एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते तो हमारा लगभग दोनों बड़े क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यदि हम इस चैप्टर को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे दिक्कत आएगी बड़े क्वेश्चन में, और बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो डायरेक्ट 9 मार्क्स की दिक्कत आएगी। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन तो हम अदर चैप्टर से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन पे हमको एक ही चैप्टर पे डिपेंड होना पड़ेगा बड़े क्वेश्चन के लिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे फिर एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि पहले हमको चैप्टर 5 को तो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। कुछ चीज़ें मेरे से छूट भी गई है तो आप अपने स्तर पर भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो और आपके पास किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करके डालें, तो मैं मैं पूरे चैप्टर के नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। अभी तैयार कर रहा हूँ मैं, उस कारण लेट हो गया था। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अभी इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 5 को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 4 उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे छोटे मिडल शॉर्ट क्वेश्चन और मिडल वाले क्वेश्चन इनमें जो आते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि यदि आपने कुछ पहले से कोई चैप्टर पढ़ रखा है, जैसे चैप्टर 1 या चैप्टर 4 या कोई और भी चैप्टर, ठीक है, तो आप उसमें से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे और मिडल वाले में, तो आप उनको भी अपने स्तर पे कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैखिक रूपांतरण की। ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था। कुछ नहीं, डेफिनेशन है कि एक घात वाले सम्मिश्र बहुपद जो AZ + B के रूप में हो उसे रैखिक रूपांतरण कहते हैं। कि जो ऐसे सम्मिश्र बहुपद जिसमें घात क्या हो, एक हो, मतलब Z के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, रैखिक रूपांतरण। उनको हम क्या लिख सकते हैं, W = AZ + B। ठीक है, बस इतने से डेफिनेशन हमको याद रखनी है, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। रैखिक रूपांतरण सभी प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या है, संयुक्त रूप है। ये भी आप नोट लगा के यदि डेफिनेशन आ जाती है तो लिख सकते हो कि रैखिक रूपांतरण सभी प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त रूप है। फिर आती है हमारी थ्योरम नंबर 5.4। क्या है इसका सिद्धांत, कि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित करता है। मतलब प्रत्येक जो द्विरेखिक रूपांतरण है वो जेड प्लेन में उपस्थित वृत्त या सरल रेखा के समीकरण को किसमें प्रतिचित्रित करेगा, डब्ल्यू प्लेन में वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित करता है। ये हमको क्या करना है, थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वृत्त या सरल रेखा का समीकरण लेंगे, किसमें, जेड प्लेन में। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी थ्योरम है, ध्यान से देखना कि हम जानते हैं कि जेड समतल में वृत्त का समीकरण क्या ले रहे हैं हम, जेड समतल में वृत्त का समीकरण ले रहे हैं। ठीक है, क्या होता है जेड समतल में वृत्त का समीकरण, AZ + BZ + BZ + C = 0 कहाँ से आया, अभी उससे हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये हमको क्या दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, जेड प्लेन में वृत्त का समीकरण ले लिया, क्योंकि हमको क्या बताना है कि जो द्विरेखिक रूपांतरण है वो वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित करता है। तो सबसे पहले जेड प्लेन आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं रूपांतरण में, जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में परिवर्तित करते हैं, इसलिए मैंने ये समीकरण ले लिया। अब यहाँ ए और सी है वो क्या है, वास्तविक अचर, यानी कोई नंबर है, डिजिट है, क्या है यहाँ पे, वास्तविक अचर। और यहाँ पे जो बी है वो क्या है, सम्मिश्र अचर।
ठीक है ना, ये बात समझ में आई। फिर आगे क्या करेंगे, अब देखो यदि यह ए की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे यहाँ पे एक की वैल्यू यदि जीरो नहीं होती है, मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वृत्त के समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है, वृत्त का समीकरण। जो हमने ये इक्वेशन लिखी है ना, यदि ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो सीधी सी बात है ये किसका समीकरण है, जेड प्लेन में वृत्त का समीकरण। और यदि ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, सरल रेखा के समीकरण को। मतलब दोनों समीकरण हमने साथ ही लिख लिए, सरल रेखा का समीकरण। आई चीज़ समझ में कि यहाँ पे यदि जीरो नहीं होते ए की वैल्यू, मतलब ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण। और यदि ए की वैल्यू जीरो हो जाती है मतलब किसका समीकरण है, ये सरल रेखा का समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसका यूज़ लेंगे यहाँ पे, द्विरेखिक रूपांतरण का। क्या यूज़ लेंगे कि हम जानते हैं कि द्विरेखिक रूपांतरण क्या होता है, द्विरेखिक रूपांतरण W इक्वल टू ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुल मिला के यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं, जेड की वैल्यू निकालनी है मुझे, इतना ध्यान रखो। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा लूँगा तो क्या आएगा, सी जेड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी। इस पूरी थ्योरम में यही है बस, मतलब सोल्व करना है अपन को, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी है तो जेड जेड वाली टर्म को एक साइड लियो, सी जेड डब्ल्यू और माइनस ए जेड, और ये बी एज इट इज़ है और इसको इधर ले जाऊँगा तो माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, सी डब्ल्यू माइनस ए इक्वल में क्या चल रहा है, बी माइनस डी डब्ल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस डी डब्ल्यू डिवाइड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए। आ गई चीज़ समझ में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, जेड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मैं जेड बार की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। जेड बार मतलब जेड का संयुग्मी, और जब संयुग्मी निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो सम्मिश्र संख्या होती है उसके ऊपर, मतलब पूरे के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया, ठीक है ना। तो जैसे बी तो क्या था हमारा, बी कौन सी संख्या थी, सम्मिश्र अचर, तो बी के ऊपर बार लगेगा बिल्कुल, क्योंकि है तो सम्मिश्र संख्या ही है। तो बी के ऊपर भी क्या लग जाएगा, बार। माइनस डी भी सम्मिश्र संख्या है, ये बार, डब्ल्यू के ऊपर बार, सी के ऊपर भी क्या लगेगा, सी के ऊपर बार लगेगा या नहीं लगेगा। देखो ये द्विरेखीय रूपांतरण में जो ए बी सी डी आ रहे हैं ये अलग है ना, और जो हम ये जो वृत्त के समीकरण में लिख रहे हैं वो अलग है। तो आप इसको क्या कर लो, इसको डी बना लो, क्योंकि हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल है स्मॉल बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बार सब पे लगेगा, ठीक है ना, कि सी पे भी बार लग जाएगा, डब्ल्यू पे भी बार लग जाएगा, माइनस ए के ऊपर भी बार लग जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास जेड बार की, मतलब मेरे पास जेड की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास जेड बार की वैल्यू भी आ गई। ये क्यों निकाली, ये इसलिए निकाली क्योंकि हमारे पास जेड प्लेन में जो समीकरण है उसमें क्या चल रहा है, उसमें हमारे पास चल रहा है जेड और जेड बार। तो हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से क्या थी, समीकरण नंबर 1, ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार और प्लस डी इक्वल टू 0, यही थी। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये ए की जगह तो ए रहेगा। जेड की वैल्यू क्या आई थी, ये माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी, आप देख सकते हो, वो सी डब्ल्यू माइनस ए। ऐसे जेड बार की क्या आ जाएगी, तो बार लग जाएगा ऊपर, डी बार डब्ल्यू बार प्लस बी बार डिवाइड में सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार, ठीक है। फिर आता है प्लस बी, फिर वापस जेड की वैल्यू लिखनी है तो माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी डिवाइड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए। फिर क्या चल रहा है अपने पास, बी बार और जेड बार की वैल्यू क्या है, माइनस डी बार डब्ल्यू बार प्लस बी बार डिवाइड में सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार और प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, सोल्व करना है इसको, क्या करना है, इसको सोल्व यानी मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेके सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं एक बार कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पूरा बताऊँगा तो अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूँगा। तो देखिए हमने यहाँ तक समझ लिया था कि हमने क्या किया, जेड और जेड बार की वैल्यू पुट कर दी समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। अब क्या करना था, हमको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, सी डब्ल्यू माइनस ए और सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार, ठीक है। तो इसके नीचे तो पूरी संख्या है, तो ये तो एज इट इज़ ए के मल्टीप्लाई में दोनों टर्म चल रही है, ये वाली और ऊपर वाली।
फिर आते हैं बी के ऊपर, तो बी के नीचे कौन सी टर्म है, सी डब्ल्यू माइनस ए, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कौन सी होगी, सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार। तो ये हमने देखो ये टर्म तो एज इट इज़ है, और सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस बी बार के नीचे देखो कौन सी टर्म है, सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार, तो मल्टीप्लाई कौन सी होगी, सी डब्ल्यू माइनस ए, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। और डी के साथ में कोई टर्म नहीं है, तो दोनों जो एलसीएम आएगी वो दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी डब्ल्यू माइनस ए, सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार। और जो भी सारा एलसीएम आएगा वो किधर चला जाएगा, हमारे जीरो में, तो इक्वल में क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आप परफेक्ट हो कि ये ए को रखा मैंने एज इट इज़, इस माइनस डी डब्ल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस डी बार डब्ल्यू बार से, ऐसे इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, और इसको मल्टीप्लाई इससे। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक एक टर्म को लेके इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसका मल्टीप्लाई आप इन दोनों से करोगे, और इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करोगे। ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो बार का ध्यान रखना है कि कहाँ बार लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है, एक स्मॉल बी और कैपिटल बी का ध्यान रखना है, और एक चीज़ माइनस प्लस का ध्यान रखना है। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप वीडियो जब देख रहे हो तभी आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आप चेक कर लेना कि मैंने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप इन बाहर का ध्यान रखें और माइनस का ध्यान रखें, इन दोनों चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये सारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई सोल्व कर लिया मैंने इसको। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू और डब्ल्यू बार वाली टर्म कौन सी है, डी और डी बार, ये डी और डी बार, लेकिन साथ में क्या चल रहा है, ए भी चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये ले लिया। यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू बार वाली टर्म कौन सी है, ये माइनस डी सी बार, ये माइनस डी सी बार, सॉरी ये डी सी बार, और साथ में क्या चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो ये बी ले लिया। ऐसे ही इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू बार वाली टर्म कौन सी है, बी बार, मतलब माइनस बी बार डी बार सी, माइनस बी बार डी बार सी। ऐसे ही इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू बार वाली टर्म कौन सी है, डी सी सी बार, डी सी सी बार। ऐसे हम एक बार क्या कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे डब्ल्यू वाली टर्म कॉमन लेंगे, तो जो ये इनको मत भूलना आप, कैपिटल ए स्मॉल बी ये बाहर चल रहे हैं तो इनको मत भूलना आप, ठीक है ना, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ही चल रहे हैं, तो ये भी कॉमन लोगे जब ये भी अपने साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक बार डब्ल्यू कॉमन ले लिया, हर टर्म चारों टर्म में एक बार डब्ल्यू कॉमन लेंगे, चारों में एक बार डब्ल्यू बार भी है, मतलब चारों जो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, चारों में कॉमन मिल जाएगा आपको। एक बार डब्ल्यू बार कॉमन लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली टर्म है, देखो यहाँ पे क्या बचा, ए बी बी बार, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, बी मतलब माइनस बी ए बार बी, ये माइनस बी ए बार बी। यहाँ पे क्या बचा अपने पास, माइनस ए बी बार, ये माइनस ए बी बार, साथ में क्या चल रहा है, बी बार। और इस डी वाली टर्म में क्या बचा अपने पास, ए बार, ये ए बार, ठीक है ना। तो इनको मैंने अलग से सेपरेट करके लिख लिया। तो एक बार लिया डब्ल्यू डब्ल्यू बार कॉमन, एक बार डब्ल्यू कॉमन लिया, एक बार डब्ल्यू बार कॉमन लिया, और एक बार जो बची हुई सारी संख्या वो लिख ली। इक्वल में हमारे जीरो चल ही रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाली पूरी टर्म को क्या मान लिया, अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा डब्ल्यू डब्ल्यू बार। इस वाली पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, बीटा, तो ये क्या किया, बीटा डब्ल्यू। इस वाली पूरी टर्म को क्या मान लिया मैंने, इस वाली पूरी टर्म को मान लिया बीटा बार, तो यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू बार और बीटा बार। और इस वाली पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, लेमडा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस बीटा डब्ल्यू प्लस बीटा बार डब्ल्यू बार प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वो की वही समीकरण जो हमने फर्स्ट समीकरण नंबर फर्स्ट मानी थी, या हमने जो लिखी थी, वो की वही समीकरण यहाँ आ गई। बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे बस जेड की जगह क्या आ गया, डब्ल्यू, क्योंकि हमको यही करना था कि जेड प्लेन को हमको किस में चेंज करना था, डब्ल्यू प्लेन में, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे भी हम वही लाइन लिख सकते हैं, यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, डब्ल्यू प्लेन में वृत्त के समीकरण को, और यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये सरल रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करेगी। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित करता है। तो बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है। ऐसा देखा जाए तो बस हमको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। बस हमको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है हमको, बाकी सारी चीज़ें हमको बस सोल्व करते जाने हैं, आते जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमको हैंस प्रूफ मिल गया, यानी हमने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए और इसको सोल्व एक बार अपने हाथों से कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल बच रहे थे, शायद मैंने 9 नंबर तक सारे एग्जाम्पल 8 नंबर था, 8 एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट करवा दिए थे। 9वां हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं 10वां एग्जाम्पल। क्या है हमारे पास कि प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण
जेड इक्वल टू आयोटा माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई आयोटा प्लस डब्ल्यू, ये हमको रूपांतरण दे रखा है के अंतर्गत v ग्रेटर देन ज़ीरो से निरूपित w समतल का धनात्मक अर्धभाग z समतल में क्या प्रदर्शित करता है, किसके संगत है, इस वृत्तीय क्षेत्र यानी मोड z लेस देन इक्वल 1 के संगत है। ये हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमको जेड की वैल्यू दे रखी है। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, आयोटा माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई आयोटा प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड जेड। क्या निकालेंगे यहाँ से, मोड जेड। मोड जेड निकालेंगे मतलब आयोटा माइनस डब्ल्यू का मोड डिवाइड बाई आयोटा प्लस डब्ल्यू का मोड। और एक चीज़ देखो, आयोटा माइनस डब्ल्यू हो या आयोटा प्लस डब्ल्यू, दोनों का मोड हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अर्थात मोड जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1। और जब मोड जेड है तब हमको क्या दे रखा है, v इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डब्ल्यू प्लेन में v इक्वल टू ज़ीरो। और v इक्वल टू ज़ीरो क्या होती है, हमारी रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कैसे होती है कि जैसे ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है तो ये होती है हमारी u, ये हमारी होती है v। v ज़ीरो है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, u की। और u कौन सी एक्सिस होती है, वास्तविक अक्ष। कोई दिक्कत है यहाँ से, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसका बना देते हैं हम प्लेन। ये हमारा हो गया जेड प्लेन, ये हमारा हो गया डब्ल्यू प्लेन। यदि हम जेड प्लेन की बात करें तो जेड प्लेन में हमको क्या दे रखा है, मोड जेड लेस देन 1। और डब्ल्यू प्लेन में हमको क्या दे रखा है कि v ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, ये चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या मोड जेड इक्वल टू 1 यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, इकाई वृत्त की। इकाई वृत्त कैसे बनाते हैं हमको पता ही है, ये इस तरह से हमारा क्या होता है, इकाई वृत्त। और लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही बात करें इस v इक्वल टू ज़ीरो, v इक्वल टू ज़ीरो मतलब इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं u की। और उससे ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ये ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस ऊपर वाले भाग की। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, v ग्रेटर देन ज़ीरो वाला क्षेत्र है। ठीक है, जब हम z इक्वल टू ज़ीरो रख रहे हैं, जब z इक्वल टू ज़ीरो, तब हमको क्या मिल रहा है, देखो जब हम z इक्वल टू ज़ीरो रख रहे हैं तो w बराबर हमको क्या मिला, आयोटा। w बराबर आयोटा। और w बराबर आयोटा मतलब जो वास्तविक भाग है वो क्या है, मतलब u की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू कितनी है, 1 है। आई चीज़ समझ में। अर्थात क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अर्थात इकाई वृत्त के आंतरिक भाग को, इकाई वृत्त के आंतरिक भाग को w प्लेन में, देखो इकाई वृत्त का आंतरिक भाग मतलब देखो ये हमारा जेड प्लेन था, इसमें इकाई वृत्त बना था। आंतरिक भाग मतलब हमने ये वाला पॉइंट लिया था, जेड बराबर 0 वाला। ऐसी समझ में, इसलिए मैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्थात इकाई वृत्त की जब हम जेड बराबर 0 रख रहे हैं, यानी जब इकाई वृत्त का आंतरिक भाग ले रहे हैं, इकाई वृत्त के आंतरिक भाग को डब्ल्यू प्लेन में प्रतिचित्रित करने पर क्या कर रहे हैं हम, प्रतिचित्रित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको यहाँ पे, v प्राप्त हो रहा है। और वो भी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। यानी हमको क्या, कौन सा क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, v ग्रेटर देन 0 क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है हमारा, कि रूपांतरण w इक्वल टू जेड माइनस आयोटा सी डिवाइड बाई जेड प्लस आयोटा सी का होल स्क्वायर, ये हमको क्या दे रखा है, रूपांतरण दे रखा है। की सहायता से सिद्ध कीजिए कि w समतल का ऊपरी आधा भाग जेड समतल में किसी अर्धवृत्त के अंतःभाग के संगत दिखाया जा सकता है। ये हमको क्या करना है कि w समतल का ऊपरी आधा भाग जेड समतल में किसी अर्धवृत्त के अंतःभाग के संगत दिखाया जा सकता है इस रूपांतरण की सहायता से। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूपांतरण हमको क्या दे रखा है, w इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, जेड माइनस आयोटा सी डिवाइड बाई जेड प्लस आयोटा सी का होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं w को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v। और इधर हम क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा सी। और नीचे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा सी का क्या चल रहा है हमारे पास, होल स्क्वायर। ठीक है, तो u प्लस आयोटा v तो मेरा एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये x तो एज इट इज़ है और आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस सी।
नीचे भी x एज इट इज़ है, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस सी का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, नीचे आयोटा चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, परिमेयकरण करेंगे। तो देखो u प्लस आयोटा v तो मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन है ना, परिमेयकरण करने पर यहाँ पे क्या करते हैं हम परिमेयकरण में कि x प्लस आयोटा वाई माइनस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी, नीचे वाली टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि x माइनस आयोटा वाई प्लस सी डिवाइड में क्या चल रहा है, x माइनस आयोटा वाई प्लस सी, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अपने पास, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अंदर तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सोल्व कर सकते हैं हम। ऊपर वाली टर्म को देखो, x प्लस आयोटा वाई माइनस सी, एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस सी, तो मतलब अपन को पूरे को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो x का मल्टीप्लाई x से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आया, प्लस एक्स आयोटा वाई माइनस सी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाए तो देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और वैल्यू जिसकी क्या होती है -1, और माइनस पहले से चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा वाई माइनस सी और वाई प्लस सी। डिवाइड में क्या चल रहा है, देखो डिवाइड में चल रहा है अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी, एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस सी, यानी प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अपने पास, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो ये y माइनस सी और y प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म हो गई। अब ये दोनों बची, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आयोटा। ठीक है ना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आयोटा, तो देखो एक्स आयोटा कॉमन लूँगा मैं, यदि एक्स आयोटा, यदि मैं एक्स आयोटा कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, वाई माइनस सी और माइनस, और अंदर क्या बचेगा वापस y माइनस सी, यही चल रहा है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, देखो हमारे पास डिवाइड में हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अपने पास, स्क्वायर। देखो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं एज इट इज़, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आगे वाली टर्म क्या है हमारे पास, आगे वाली टर्म है कि देखो यहाँ से वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है -2c, और -2c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, -2c एक्स आयोटा, और नीचे एज इट इज चल रहा है, क्या देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या आ जाएगा -2 आयोटा सी एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। फिर क्या चल रहा है, u प्लस आयोटा वी, इस होल स्क्वायर को खोल दूंगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक टर्म मान ली, और इस वाली को पूरी टर्म मान ली, तो क्या हो जाएगा, a इसको मान लिया, इसको b मान लिया, इसमें ये वाली पूरी टर्म है और ये वाली पूरी टर्म है, का स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर वाले टर्म को सोल्व करेंगे, नीचे को हम रखेंगे एज इट इज़। ऊपर वाली टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो इसका 2 से होगा तो क्या होगा 4, और क्या चल रहा है साथ में आयोटा सी एक्स, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। ठीक है, इसमें ए किसको माना, इस पूरी टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, बी किसको माना 2 आयोटा सी एक्स। अब आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास, डिवाइड में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लग रहा है, लेकिन इसको हम सोल्व नहीं कर रहे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे, जो वास्तविक रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, यानी u की वैल्यू क्या क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी क्या क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये वाला देखो, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -4c² x², और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, x² + y + c का होल स्क्वायर। ऐसे v की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास कि क्या वैल्यू चल रही है, -4, आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो गया, ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा, तो बची क्या 4cx मल्टीप्लाई में x² + y² - c², और डिवाइड में चल रहा है हमारे पास x² + y + c का होल स्क्वायर। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, अपन को जोड़ बाकी करना है इसमें। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे हमको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो हमको अब देखना है कि हमको W समतल का ऊपरी आधा भाग, देखो W समतल का ऊपरी आधा भाग क्या होता है, देखो ये मैंने बनाया W समतल, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये U होता है और ये V होता है। W समतल का ऊपरी आधा भाग मतलब क्या होता है, इस भाग की बात कर रहे हैं। कौन से भाग की बात कर रहे हैं, हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा भी है कि W समतल का ऊपरी आधा भाग मतलब इस वाले भाग, ये वाला भाग कौन सा होता है, देखो ये वाली लाइन तो कौन सी होती है, V = 0 वाली। हम बोलते हैं ना कि जब V = 0 होता है तो हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, वास्तविक अक्ष की। और जब बात करते हैं हम उसका ऊपरी आधा भाग, यानी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी उस वाले भाग की बात करते हैं तो कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम, V > 0 वाली, ठीक है ना। आई चीज़ समझ में, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसको हमको किस में परिवर्तित करके बताना है, जेड समतल में किसी अर्धवृत्त के अंतःभाग के संगत दिखाया जाता है, ये हमको बताना है। हमने जब W समतल में हमने कौन सी रेखा देखी थी, V > 0 और = 0, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, V की वैल्यू 0 लेके देखेंगे। जब V की वैल्यू 0 लेंगे तब क्या होगा, देखो जब V की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है, 0, तो बचा क्या अपने पास 4cx और x² + y² - c² = 0। तो यहाँ से देखो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, ठीक है, तो क्या होगा, देखो या तो x की वैल्यू 0 और या x² + y² - c² की वैल्यू 0, तो यहाँ से x² + y² = क्या हो जाएगा, c², ठीक है। तो देखो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको यहाँ से जब v = 0 लगा तो हमको क्या मिला, x² + y² = 0, और ये किसकी समीकरण है यह समीकरण है वृत्त का समीकरण। ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड प्लेन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे वृत्त का समीकरण आ रहा है, तो c क्या है, इसकी त्रिज्या, तो ये c त्रिज्या ले ली मैंने, c और 0, और ये मैंने क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। लेकिन हमको अर्धवृत्त के बारे में बताना है, अर्धवृत्त कैसे हुआ, देखो x = 0 कहाँ होगा, x = 0, ये होती है हमारी x और ये होती है y, x = 0 मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की, मतलब हम कौन से अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, इस वाले अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, इस लाइन के इधर वाले पार्ट की, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। आई चीज़ समझ में, तो इस तरह से हमको यही प्रूव करना था यहाँ पे कि W प्लेन का ऊपरी आधा भाग जेड प्लेन में जो वृत्त है x² + y² = c² के अर्धभाग में प्रतिचित्रित होता है। मैं लिख देता हूँ लाइन, अतः W प्लेन का ऊपरी अर्धभाग जेड प्लेन में वृत्त x² + y² = c² के अर्धभाग में प्रतिचित्रित होता है, ठीक है। तो ये हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कुछ नहीं है, बस इसको जो हमको देर का था W उसको सोल्व किया हमने, लास्ट में जाके V की वैल्यू 0 रख दी और ये x जेड में ये वैल्यू आ गई, ये वृत्त के समीकरण आ गया, बस ये कर दिया, ठीक है। एक डेफिनेशन और है, क्या है डेफिनेशन हमारे, निश्चर बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है ना। निश्चर बिंदु क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि यदि किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जेड प्लेन के बिंदुओं के प्रतिबिंब उनके संपाती हो तो उससे रूपांतरण का निश्चर बिंदु कहते हैं। वापस एक बार पढ़ देता हूँ कि यदि किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जेड प्लेन के जो बिंदु है उनके संपाती हो तो उसे रूपांतरण का निश्चर बिंदु कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें यह करते हैं कि जहाँ जहाँ क्या होता है भैया, हमारे पास W होता है, वहाँ हम क्या रख देते हैं, जेड रख देते हैं।
तो इस तरह हमको क्या प्राप्त हो जाता है, निश्चर बिंदु हमको प्राप्त हो जाता है। इसका आपके एक एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कई बार, तो इसका एक एग्जाम्पल है वो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर हमारा 12, ठीक है ना। 12 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसी डेफिनेशन पे बेस है। क्या है हमारा एग्जाम्पल कि निम्न द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु तथा इसका सामान्य रूप ज्ञात कीजिए। कि हमको ये द्विरेखिक रूपांतरण दे रखा है, इसका हमको निश्चर बिंदु भी फाइंड करना है और इसका सामान्य रूप क्या दे रखा है, w इक्वल टू 3z-4 डिवाइड बाई z-1 कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमको, w इक्वल टू 3z-4 डिवाइड बाई z-1। इम्पोर्टेंट है ये, है ना, पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। केवल निश्चित बिंदु याद कीजिए, या कभी कभी पूछ लिया जाता है सामान्य रूप याद कीजिए। तो देखो निश्चित बिंदु के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि निश्चित बिंदु के लिए हम जानते हैं कि निश्चर बिंदु के लिए क्या करते हैं हम, w इक्वल टू क्या करते हैं, z लिखते हैं। तो यहाँ पे w जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लिख दो, आप z लिख दो। तो यहाँ लिख दूंगा मैं z इक्वल टू 3z-4 डिवाइड बाई z-1 मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो z के मल्टीप्लाई में z-1 इक्वल में क्या चल रहा है, 3z-4, ठीक है। मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 3z-4। इनको इधर लेके आऊँगा तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो अब कॉमन जेड स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ है, माइनस जेड और माइनस 3z कितना हो जाएगा, -4z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z-2 का होल स्क्वायर। वापस सोल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, इक्वल में चल रहा है 0, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और ये हमारा क्या है, निश्चर बिंदु। ये क्या है हमारा निश्चर बिंदु। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ w है वहाँ आपको क्या रख देना है, z रख देना है, और जहाँ जो z की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या रहेगा, निश्चर बिंदु। अब एक चीज़ और यहाँ पे फाइंड करनी है, इसका सामान्य रूप। देखो इसका जो सामान्य रूप है वो कैसे निकालते हैं, सामान्य रूप के लिए, सामान्य रूप के लिए हमेशा निश्चर बिंदु की जरूरत रहती है, ठीक है ना। तो निश्चर बिंदु हमारा क्या आया, z बराबर 2। देखो अब सामान्य रूप इसका कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी, सबसे पहले हमारे पास w क्या दे रखा था, w इक्वल टू 3z-4 डिवाइड बाई z-1। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको वापस, कि हमारे पास w की वैल्यू है 3z-4 डिवाइड बाई z-1। वापस एक बार आप मल्टीप्लाई करा लो, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो w और इक्वल में क्या चल रहा है 3z-4, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे, जो हमारा निश्चर बिंदु है उसका यूज़ लेंगे। कैसे, जो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, w की जगह तो रखेंगे w-2 और z की जगह रखेंगे z-2। बस आपको ये चेंज करना है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है इसी में चेंज करना है। ये क्या करना है आपको कि जहाँ जहाँ आपके पास मतलब निश्चित बिंदु का यूज़ लेना है, जहाँ जहाँ आपके पास w है वहाँ w-2 करो, और जहाँ z है वहाँ आपको क्या करना है, z-2। और ये केवल किस में करना है, केवल फर्स्ट टर्म में ही करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, लेकिन हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रह सकते कि कुछ बिल्कुल ही अब ये एज इट इज़ इसको रखेंगे तो इक्वेशन ही चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम। मैक्स का रूल है कि आप कुछ इधर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो इधर भी कुछ चेंजेस करो, जिससे क्या होगा, इक्वेशन को हमको बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आप मन से ही कुछ लगा रहे हो, आप मन से थोड़ी लगा सकते हो w की जगह w-2। यदि लिख भी रहे हो तो आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, यदि मैं w को क्या लिख दिया मैंने, w-2 और z-2 लिख दिया, तो क्या है, जब वापस मैं इसको सोल्व करूँगा नीचे वाली टर्म को, तो मेरे पास क्या मिलेगा, w इंटू जेड w इंटू 2 -2w, ये -2z, और ये क्या मिला मुझे 4, ठीक है। मैंने इस टर्म को चेंज किया, केवल कौन सी टर्म को, wz, जो मुझे यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें और एक्स्ट्रा मिली मुझे इस तरह से चेंज करने पर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मुझे इनके साथ क्या करना पड़ेगा, इनके साथ वापस कॉम्बिनेशन इनका सही करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाऊँगा पहले, आपको उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। wz माइनस w चल ही रहा है, ये इधर आएगा तो -3z प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया कि wz की जगह मैंने क्या लिखा, w-2 और z-2, ठीक है। उससे मुझे ये वाली टर्म तो वापस मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल रही है, तो मुझे इनके साथ वापस बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो wz वाली टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिला यहाँ पे, -2w, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या था, केवल -w ही चाहिए था, मतलब एक टर्म और -w क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, +w,
ठीक है ना, सॉरी इसके साथ ये यहाँ पे ये टर्म आ रही है ना, W-2 और Z-2, W-2 और Z-2। क्या किया मैंने, सिंपल सा W की जगह W-2 किया, Z की जगह Z-2 किया। बस इससे फ़र्क क्या पड़ा, समीकरण असंतुलित हो गई क्योंकि ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। तो इनको वापस मुझे पहले चल रही है इनके साथ क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम बस मन से ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टर्म ला सकते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा ही मेरे पास, ये तीनों टर्म, ये तो चलो पहले चल रही थी कि WZ, ठीक है। अब ये चीज़ें एक्स्ट्रा ही -2W, लेकिन पहले चल रहा है केवल -W चल रहा है, मतलब एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गई -W। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने +W लिख दिया। पहले क्या चल रही है -3Z, इस बार क्या आया -2Z, लेकिन एक टर्म और चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, -Z कर दूंगा क्योंकि एक टर्म कम है। और अब पहले क्या चल रहा था +4, और अभी भी इसमें कवर हो गया +4, तो मतलब 4 तो कवर हो गया। इक्वल में मैं क्या कर दूंगा, Z बराबर 0। तो देखो चल क्या रहा है, W-2 Z-2। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, W के साथ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब 2 घटाऊँगा 2 जोड़ दूँगा, ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं। इस पूरी समीकरण में क्या करूँगा, 2 घटाया मैंने, 2 जोड़ा 2 घटा दिया, ये वाला चेंजेस किया। तो देखो क्या होगा कि ये मेरे साथ चल रहा है W-2, ये W-2 तो चल रहा है एज इट इज़, ये Z-2 भी एज इट इज़ चल रहा है। इस W और इस -2 को एक साथ लिख दूंगा मैं, W-2। अब यहाँ पे देखो ये -Z और +2 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ मैं, Z-2 = 0। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, क्या कॉमन लूँगा यहाँ से मैं, W-2 और Z-2 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इस पूरी टर्म की जगह 1 बच जाएगा, इसकी जगह क्या बचेगा 1/Z-2, और इसकी जगह क्या बचेगा 1/W-2, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। ये पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, 0 में। तो बचेगी क्या, केवल ये वाली टर्म 1 + 1/Z-2 - 1/W-2 = 0, और ये क्या है हमारा सामान्य रूप, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते। मतलब W की जगह हमने क्या किया, W-2, और Z की जगह Z-2, क्योंकि हमने ये 2 टर्म एक्स्ट्रा लिखी, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो उनको हमको संतुलित करना था। तो संतुलित हमने कैसे किया, इस तरह से। और ये इसका क्या है, सामान्य रूप, लेकिन ये कहाँ से आएगा, निश्चल बिंदु से। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है ना। ये 2 डेफिनेशन और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी है, एक तो है अनुकोण प्रतिचित्रण, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो केवल प्रतिचित्रण की थी, है ना। एक डेफिनेशन है आपके अनुकोण प्रतिचित्रण। क्या है डेफिनेशन, कि एक प्रतिचित्रण W = f(z) किसी प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य और कोण के परिमाण व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल से डेफिनेशन है कि एक प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है कब, जब प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोण के परिमाण व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारे अनुकोण प्रतिचित्रण की डेफिनेशन जो पूछी जाती है। दूसरी आती है हमारे तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। एक प्रतिचित्रण W = f(z) तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाता है कब, जब कोण के परिमाण तो मतलब बदल जाता है, जिसका परिमाण में तो परिवर्तन आ जाता है लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता है, कि प्रत्येक बिंदु पर कोण का परिमाण बदले परंतु दिशा नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो कुछ अन्य रूपांतरण है जो इम्पोर्टेंट है, इनमें 2 रूपांतरण आएंगे, 2 क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट है। कि W = 1/2 Z + 1/Z को विस्तार से समझाइए। अब देखो विस्तार से कैसे समझाएंगे, एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, U + i/v, ठीक है। देखो W बराबर तो हम क्या जानते हैं, U + i/v, और Z बराबर हम क्या जानते हैं, देखो ये तो हो गया W बराबर क्या है, U + i/v। Z बराबर हम क्या जानते हैं, x + i/y, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ नहीं लेके हमको एक और चीज़ पता है, क्या जानते हैं हम, r cos + i sin जानते हैं ना, ये ध्रुवीय रूप, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम U + W की जगह तो U + i/v, 1/2 मेरा एज इट इज़ है। Z की जगह क्या पुट करूँगा, r cos + i sin प्लस 1/r cos + i sin। कोई दिक्कत है, U + i/v मेरा एज इट इज़ है, ये 1/2 भी एज इट इज़ है, ये r एज इट इज़ है, cos + i sin
यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम करेंगे कि ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब परिमयकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो परिमयकरण करेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 1/r तो एज इट इज चल रहा है, ये वाली टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और नीचे वाली टर्म में क्या होगा, देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कोस इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, नीचे क्या आ रहा है, डायरेक्ट 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस आयोटा वी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यदि कोस और कोस वाली चीज़ को देखो, कोस कॉमन लेवे तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस कॉमन ले रहा हूँ यदि मैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ से तो बचेगा r और यहाँ से बचेगा 1/r। ठीक है, और यदि यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले लूँ, आयोटा और साइन, कि आयोटा साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा r और यहाँ पे बचेगा -1/r। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। अब देखो u प्लस आयोटा v, यदि मैं यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ, u की वैल्यू निकालूँ, तो जो बिना आयोटा वाली वैल्यू, मतलब ये पूरी 1/2 तो सबके मल्टीप्लाई में, यानी 1/2 r प्लस 1/r कोस थीटा, ये तो है u की वैल्यू। यदि v का कंपैरिजन करूँ तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कि 1/2 r माइनस 1/r और साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, u और v की। देखो हमको क्या करना था, हमको ये क्या करना था, इसको विस्तार से समझाना था। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ से u और v की वैल्यू निकाली। अब देखो केस नंबर लगाएंगे हम फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में हमको क्या करना है कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो इधर इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होंगे, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में, लेकिन दोनों का साथ में क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। तो ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में हमारे पास चल रहा है, या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इसको मत दो, इसको मत दो, आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को क्या ले आओगे, इसके नीचे u के नीचे, कि u डिवाइड बाई 1/2 r प्लस 1/r, और इक्वल में क्या चल रहा है, कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। और इधर क्या होगा, v डिवाइड बाई 1/2 r माइनस 1/r, और इक्वल में क्या चल रहा है, साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो इधर इधर वाले का स्क्वायर, इधर इधर वाले का स्क्वायर, तो क्या आएगा, u स्क्वायर 1/2 r प्लस 1/r का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 और r माइनस 1/r का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये u स्क्वायर एज इट इज़ है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/4, और इसको सोल्व करेंगे तो r प्लस 1/r का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर 1/4 r माइनस 1/r का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका समीकरण है, यदि आपने पढ़ा है तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। ये हमको बताना है, ये जो हमको दे रखा है ना w और z में रिलेशन, इससे हमको अलग अलग चीज़ें बतानी, केस ले लेके। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। यहाँ पे क्या a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/2, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो यहाँ पे a की वैल्यू r प्लस 1/r, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये क्या है 1/2 r माइनस 1/r। ठीक है ना, ये हमको बताना था, क्योंकि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ये चीज़ है, ये होल स्क्वायर किसके ऊपर लग रहा था, 1/2 r प्लस 1/r के ऊपर, इसलिए मैंने a की वैल्यू ये लिखी। ये होल स्क्वायर किसके ऊपर लग रहा था, इसके ऊपर, इसलिए b की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह u स्क्वायर और v स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका समीकरण आ गया, दीर्घवृत्त का। तो ये तो हमने ले लिया केस नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर सेकेंड हमारा क्या होगा, देखो केस सेकेंड हमको कौन सी वैल्यूज़ यूज़ लेनी है, हमको u और v की वैल्यू यूज़ लेनी। u बराबर हमारे पास क्या था कि 1/2 r प्लस 1/r कोस थीटा। तो यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर लेके आ जाऊँगा 2u, और कोस को नीचे लेके आ जाऊँगा कोस थीटा। तो मेरे पास क्या है, इक्वल में क्या चल रहा है, r प्लस 1/r, इसको मैं दे दूँगा इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे v में करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 2v साइन थीटा, और डी इक्वल में क्या चलेगा, r माइनस 1/r, इसको दे दूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बार क्या करूँगा, इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 4 का स्क्वायर। ऐसे अलग अलग केस लेने हैं अपन को, ऐसे 3 केस लेने हैं। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड केस चल रहा है। इसमें मैंने क्या किया,
इक्वेशन 3 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 4 का स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4u² डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4v² डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इधर करूँगा तो क्या आएगा कि r प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1/r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आ रहा है अपने पास, इसमें हम देखेंगे तो 4 और 4 कॉमन आ रहा है, या तो आप ऐसा कर लो, देखो 4u² डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4v² डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 4 4 सब कैंसिल, तो क्या बचा, u² अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस v² अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये किसका समीकरण है हमारे पास, ये हमारे पास है अति परवलय का समीकरण। किसका समीकरण है हमारे पास, अति परवलय का समीकरण। ठीक है ना, तो हमने फर्स्ट केस लगाया तो हमको उसमें क्या मिला, दीर्घवृत्त का समीकरण। सेकंड केस लगाया तो हमको अति परवलय का। एक केस और लगाना है हमको, और इस तरह से केस लगाएंगे तो हम एक दिन क्या बन जाएंगे, वकील। ठीक है ना, थोड़ा इस फ़ोन की सेटिंग सही कर देते हैं। केस नंबर 3 क्या है हमारा, जब r इक्वल टू 1 ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, r इक्वल टू 1, u और v की वैल्यू में r इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो u की वैल्यू क्या थी, देखो 1/2 r प्लस 1/r कोस थीटा, ये थी। जब वैल्यू मैंने क्या ली, 1 ली, तो वैल्यू 1 ली तो क्या आएगा, देखो u 1 प्लस 1/2 कोस थीटा। तो मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे कि ये कितना हो रहा है मेरे पास कि, सॉरी r इक्वल टू 1 लेना है ना, तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 कैंसिल, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस थीटा। ऐसे v लेंगे तो देखो v की वैल्यू क्या थी, 1/2 r माइनस 1/r और साइन थीटा। तो देखो r की वैल्यू 1 लेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या आया, देखो अब ये इक्वेशन नंबर है मेरे पास, मैंने ले ली 5, ये ले ली 6। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूँगा, तो क्या आएगा, देखो u² प्लस v² इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, ये समीकरण आई है, जो थोड़ा आपको एहसास हो रहा होगा ये किसके समान है, वृत्त के समान है। किसके समान है, u² प्लस v² इक्वल टू कोस स्क्वायर। तो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे हम, क्या लाइन लिखेंगे, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये जो ये समीकरण है ये किस पर, ये दीर्घवृत्त पर प्रतिचित्रित होता है। ठीक है, और जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे दीर्घवृत्त का रूप क्या होता है, वृत्तीय होता जाता है। ठीक है ना, तो ये हम क्या लिख देंगे, इसके अनुसार ये चीज़ लिख देंगे। तो ये लाइन लिखनी है हमको, 3 केस बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है और पहले आया हुआ भी। ऐसे ही एक और रूपांतरण है जिनको हमको विस्तार से समझाना है, तो वो क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर का रूपांतरण है w इक्वल टू z²। इसको हमको क्या करना है, विस्तार से समझाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, वही w को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v, z को हम जानते हैं x प्लस आयोटा y, इसमें इस रूप को ही लिखना है, ध्रुवीय रूप को। u प्लस आयोटा v एज इट इज़ है, इसको सोल्व करूँगा तो x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा, यही है। तो u प्लस आयोटा v मेरा एज इट इज़ है x²। थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको, देख लेना यार, ये तो सिंपल चीज़ें है। ये माइनस y² प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करूँगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस y², और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xy। ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या लगाएंगे, केस क्या लगाएंगे, केस नंबर हमारा फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हम क्या लगाएंगे, देखो फर्स्ट केस में हमको क्या लाइन लिखनी है, ध्यान से देखना कि इस रूपांतरण में रेखा y इक्वल टू x u बराबर 0 में क्या होती है, प्रतिचित्रित होती है। जैसे हम y इक्वल टू x रखेंगे, u इक्वल टू क्या, हमको क्या मिलेगा, 0। तो y इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 में प्रतिचित्रित होती है, तथा
v क्या मिलता है हमको, जैसे हम y की जगह x रखेंगे तो v हमको हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है। एक लाइन तो हमको ये लिखनी है। फिर हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड हमको क्या लिखना है, जो केस नंबर सेकंड है उसमें हमको क्या प्रूव करना है, देखो जेड प्लेन में रेखा y इक्वल टू सी का जो रूपांतरण है वो w प्लेन में एक परवलय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक परवलय प्राप्त होता है। देखो अब इसको सोल्व करेंगे। देखो मैंने क्या लिया था, y इक्वल टू सी, यानी y इक्वल टू सी पर जब मैं u की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले ली। जब v की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, 2xc। ये इक्वेशन नंबर मैंने फोर्थ ले ली। ठीक है, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 4 से देखना आप, समीकरण 4 से यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा x की, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, v/2c। ठीक है, इस वैल्यू को मैं रखूँगा समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में ये वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगा, u इक्वल टू v²/4c² माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इस सी स्क्वायर का एलसीएम लेके इधर भेज रहा हूँ, या इस माइनस सी स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो क्या आएगा, u प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू v²/4c²। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इस v स्क्वायर को तो रख रहे हैं एज इट इज़, इस वाली पूरी टर्म को भेज रहे हैं इधर 4c² और u प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसका समीकरण है हमारे, ये है हमारे परवलय का समीकरण। किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण। ठीक है, जिसमें परवलय के शीर्ष क्या है, यहाँ पे परवलय के शीर्ष है यहाँ पे -c² और 0। परवलय के शीर्ष क्या है, -c² और 0। ठीक है, अब एक और केस लगाना है हमको इसी के समरूप की, केस नंबर थर्ड बोल सकते हैं उसको। क्या है कि जेड प्लेन में रेखा x बराबर ए बी एक परवलय में प्रतिचित्रित होती है। कोई नहीं, वो की वही चीज़ है ये तो, कि मतलब हमने यहाँ पे y बराबर c लिया तो भी परवलय आ गई। हमको अब x में चेंज कर रहे हैं कि एक बार हम x y की कोई एक निश्चित वैल्यू लेके देख रहे हैं, एक बार x की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये भी परवलय में हो रहा है। चेक कर लेते हैं कि x बराबर a पर u की वैल्यू क्या होगी, a² माइनस y², और v की वैल्यू क्या होगी, 2ay। बस वही कर लेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, u ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से v/2y, इस वैल्यू को, या आप देखो u की वैल्यू क्या चल रही है, a² माइनस, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, v/2a का होल स्क्वायर। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² माइनस v²/4a²। ये वैल्यू है। तो यहाँ से देखो इस u को मैं क्या कर रहा हूँ, इस v²/4a² को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, और इस a² को एज इट इज़ है, ये माइनस u को इधर लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करेंगे, v²/4a² तो एज इट इज़ है, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा, u माइनस a²। इस 4a² को इधर भेज दूंगा तो v² इक्वल टू 4a² u माइनस a², और बाहर क्या चल रहा है, माइनस। तो ये हमारे किसका समीकरण मिल गया हमको, ये हमारे मिल गया परवलय का समीकरण। किसका समीकरण मिल गया, परवलय का समीकरण। ठीक है ना, तो ये हमको परवलय का समीकरण मिल गया है, तो ये हमने वापस प्रूव कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या लिया, केस ले लिया और केस को हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। इसमें एक और केस आ जाएगा आपके पास, 3 केस तो ये हो गए, और केस नंबर 4 क्या आएगा, जब u बराबर a ले लेंगे और v बराबर क्या ले लेंगे, b, तो जेड प्लेन में संगत अति परवलय क्या मिलेगा हमको, अति परवलय प्राप्त होगा। कैसे, कि जब मैंने u बराबर a लिया, मतलब a बराबर x² माइनस y² और v बराबर b लिया तो b इक्वल टू 2xy प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमको क्या मिली, हमको प्राप्त। इसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप छोड़ दो। आप तो आपके जो है बाकी जो हमने 3 केस पढ़े, वो तो हमने 2 प्रकार के रूपांतरण पढ़े, तो उनको आप अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिए गए द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत mod w लेस देन 1 रियल z ग्रेटर देन 0 में रूपांतरित होता है, और हमको ये द्विरेखिक रूपांतरण दे रखा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने पीछे वाला एक क्वेश्चन किया था 6, 7, 8, वो उसी के बराबर है। क्या दे रखा है हमको, w दे रखा है, तो हम निकालते थे वहाँ पे, क्या निकालते थे, w बार -1, आपको याद हो तो बस यहाँ पे वही निकालना है।
डब्ल्यू की वैल्यू 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, डब्ल्यू बार की वैल्यू 1 माइनस जेड बार 1 प्लस जेड बार, और साथ में क्या चल रहा है -1। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करा के सोल्व करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा 2 जेड प्लस जेड बार, और डिवाइड में मिलेगा आपको 1 प्लस जेड का बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 जेड प्लस जेड बार को हम क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसा लिख दो 2 रियल ऑफ जेड, x मतलब क्या होता है, रियल पार्ट जेड का, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस जेड का बार का मतलब मोड का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 4 रियल ऑफ जेड, और नीचे चल रहा है मोड 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, रियल जेड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन 0। तो यदि रियल पार्ट ग्रेटर होगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, जो रियल पार्ट यदि जीरो मतलब बड़ा होगा, सॉरी जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस भी आपके साथ चल रहा होगा। ठीक है ना, और -7 चल रहा है मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी, मतलब क्या आया डब्ल्यू बार -1 क्या आया 0 से छोटा, यानी डब्ल्यू बार ये -1 इधर जाएगा तो 1, मोड डब्ल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं मैं इसको, और ये इसको मैं क्या लिख दूंगा मोड डब्ल्यू लेस देन 1। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसमें वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन वाह ठीक है, आ जावे तो आप कर सकते हो। तो अभी केवल लास्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 बचा है, उसको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा कल तक या आज शाम तक। ठीक है, इसके अलावा लगभग जो इस चैप्टर में समझने लायक चीज़ें थी मैंने आपको सब करवा दी है, और कोई क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं नहीं समझा पाता हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ी कंसेप्चुअल होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, तो हमको वो पूरा समझना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। एक दो थ्योरम्स थी लेकिन मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं करवाई। यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपके पास नोट्स हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है। अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन आप यही मेरी ख्वाहिश है कि या गुजारिश है, कुछ भी मानो, कि आप इस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।